औज़ुबिल्लाहि में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें। और साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें जिससे मेरी दिलजोई भी होती है और मुझे अपनी वीडियोस को अपग्रेड करने का मदद भी मिलता है। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। और मेरा मौजू यानी एक तो देखें, हर फील्ड में, हर अदारे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। एक फ़ौजी यानी कि अफसर की मेरे पास रिपोर्ट आई तो वो मैं एक वकील जो कर रहा है मैं उसी की ज़बानी सुनाऊंगा उसकी। दूसरा, सबसे हम जो स्वीडन में जो कार्रवाई हुई उस पर बात करूंगा। और फिर एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के भी जो है ना उस पर करूँगा। दो तीन मौज़ों पे डिस्कस होऊंगा। सबसे पहले स्वीडन में जो पादरी ने कुरान पाक की बेहरमती की और जो है ना उसे नज़र आतिश किया। देखें, मैं पुरज़ोर इसकी मजम्मत तो करता हूँ, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। कभी फ्रांस में हो रहा है, कभी स्वीडन में हो रहा है, कभी डेनमार्क में हो रहा है, कभी किधर हो रहा है। हमारे साथ आखिर जुल्म क्यों हो रहा है? ये सोचने वाली बात है ना। हमेशा याद रखिएगा कि महल्ले का जो चौधरी, महल्ले का जो बदमाश होता है ना, वो जायज़ नाजायज़ चीज़ें सारी करते हैं। और जब तक महल्ले में से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठेगी ना, हम ग़ुलामी का तोग पहन के सरे तस्लीम खम करेंगे तो फिर हमारे साथ फिर ये चीज़ें होती रहेंगी, आइंदा भी होंगी। देखिए, इंतहाई माज़र के साथ मुझे भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार है, अपनी किताब से बहुत प्यार है, लेकिन क्या हम इनका हक़ अदा कर रहे हैं? क्या हम उस पैमाने पे पूरे उतर रहे हैं कि वो ये जुर्रत ही ना कर सकें? मिसाल कल भी एक मैं पढ़ रहा था सुल्तान हमीदुद्दीन की, उस वक्त की जो एम्पायर्स थी बरतानिया और फ्रांस, वो उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो सुल्तान हमीदुद्दीन ने फ़ौजें चढ़ दौड़ाई उन पर और दोबारा उन्हें जुर्रत नहीं हुई वो ऐसा करने की। यह सल्तनत उस्मानिया की मैं बात कर रहा हूँ और ज़्यादा बहुत दूर की भी नहीं, ये यानी तकरीबन 100-150 साल पीछे चले जाए तो जो है अपना उसने किया। लेकिन वो पावर में थे, वो अपने दीन की हिफाजत करना जानते थे। अब यहाँ आगे मैंने पीछे एक प्रोग्राम किया कि अमेरिका की एक NGO ने हमें 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया मुसलमानों में, और सबसे जो उनके लिए ख़तरनाक है वो फंडामेंटलिस्ट, जो जिसे वो बजाते खुद इंतहा पसंद कहते हैं, लेकिन वो असल मुसलमान वही हैं। और आखिरी जो थके हुए हैं वो सेकुलर हैं, जैसे कि हम। और फिर देखें, बात वही है कि हम जब तक अपनी इस्लामी इक़्तिदार की हिफाजत नहीं कर सकते, और उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ हमें छोड़नी नहीं पड़ेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे चौथे दिन, अब पिछले दिनों ये अपना हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब भी जाके तस्वीरें उतरवा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ तस्वीरें उतरवा रहे थे, और फिर दूसरे भी माशाल्लाह मौलाना फजल रहमान के बेटे साहब भी उनके साथ तस्वीरें उतरवा रहे थे। यानी मैं उनके वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ, उस पादरी की नहीं बात कर रहा। लेकिन असल में चीज़ ये है कि जब तक हम सबसे पहले अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, और इंतहाई माजर के साथ मैं उससे एक स्टेप आगे चलूँ, हमारे घरों का ये हाल है कि 1 इंच हमारे कुरान पाक पे जो है ना वो मट्टी जमी होती है। कभी हम कोशिश ही नहीं करते उसे उठा के पढ़ने की। फिर पढ़ते भी हैं तो बग़ैर तर्जमा पढ़ते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि इस जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो है ना वो इंसान को मुखातब किया, और इंसान को वो सारे जो है ना वो इसरार और रमूज़ दुनिया के और आखिरत के उसमें कुरान पाक में बता दिए गए हैं। मसला ये है कि हमें तर्जमे के साथ पढ़ना पड़ेगा ताकि हम पढ़ें और मतलब समझें कि ये जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है।
और फिर जब तक हम अपने आप को पावर नहीं करेंगे तो भैया जो मोहल्ले का चौधरी है ना, या तो इतनी जुर्रत ही हमारे पास अंदर इस्लामी इक़्तिदार इतनी हो कि बेशक हमें पता हो कि हम जान की बाजी हार जाएंगे लेकिन उनके सामने डट जाएं, हमारे में ये हौसला भी नहीं है। डटे हैं, एक छोटा सा बस जो हुकूमत की तरफ से जो अलामिया होया जी हम एहतजाज करते हैं इस पर, बस यही है। अब तुर्की और उन्होंने उनके सफारतखाने बंद कर दिए हैं, उनके सफ़ीर वापस भेज दिए हैं। हमें तो इतनी भी ज़रूरत नहीं है भैया, क्योंकि हम ऐसे कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, ये चीज़ है भैया। अगर हम चाहते हैं ना कि अपने, बात वही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मुसलमान जो है ना पस्तियों में पड़े होंगे, ज़िल्लत की पस्तियों में पड़े होंगे, मैं अपने यानी उसका मफहूम बता रहा हूँ, और जलील हो रहे होंगे, तो गैर मुसलमान उन पर चढ़ दौड़ेंगे। तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या वो तादाद में कम होंगे? आपने कहा नहीं। क्या वो पैसे में कम होंगे? कहता है नहीं। फिर उस जो दूसरे सोर्सेज में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। तो सहाबा कराम ने हैरत से पूछा फिर क्या वजह है? कहा जी उन्हें अपनी ज़िंदगियों से प्यार हो जाएगा। तो जनाब आजकल हमें अपनी ज़िंदगियों से प्यार है, तो इसलिए खुदारा एक पेज पे आ जाएं, कुरान पाक पढ़ें, बात तर्जुमा पढ़ें और समझें कि जो है ना हमें इस दुनिया में क्यों भेजा हुआ है। क्योंकि कुरान पाक के सूरह बकरा में कहा गया है कि मोमनों से मुखातब करते हुए कि ऐ मोमनों, जो आपकी ताबेदारी नहीं करते उनसे जंग करो, और जो आपकी ताबेदारी करें उनसे आप जजिया लो, लेकिन उनकी हफाजत की भी पूरी ज़िम्मेदारी आप उठाओ। हम क्या इस अहल हैं उनकी हफाजत की पूरी ज़िम्मेदारी उठाने के? नहीं। क्या हम अहल हैं एक सच्चा मुसलमान कहलाने के? इंतहाई माजर के साथ नहीं। और इसलिए इस पे सोचें, अगर हम अपने आप को नहीं चेंज करेंगे ना, वो फिर कल मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया कि बड़ी अच्छी बात की थी अगर खमीनी ने की है कि ज़िया साहब, उसे भी बहुत दौरा पड़ा हुआ था इस्लाम का ना, तो उसके जी मैं पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाना चाहता हूँ। तो उसने कहा जी आपका कद कितना है? ज़िया साहब ने कहा जी मेरा कद 6 फुट है। उसने कहा पहले इस 6 फुट कद पे ना आप इस्लाम ले आओ, मुल्क में खुद आ जाएगा। हम दूसरे की तरफ तो उंगली कर देते हैं, हम हुकूमत की तरफ तो उंगली कर देते हैं कि जनाब इस्लामी निज़ाम वो नहीं ला रहे, और हम इतने भी अहल नहीं है कि अपने घर में इस्लामी निज़ाम ले आए। ये असल में बात है जनाब। इसलिए हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और दुनिया खुद चेंज हो जाएगी। और अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, जो एक फ़ौजी का किस्सा है, फ़ौजी अफसर का किस्सा है, और एक माफिया के किस्सा है कि माफिया कितनी तगड़ी है, वो अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। अब उसकी ज़रा मैं वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। जी अब देखिएगा ये ज़रा वीडियो। एक मिसाल छोटी सी देता हूँ। एक हमारे मेजर साहब थे एनएलसी में, मेजर अकरम, वो एनएलसी में पोस्ट हुए, बड़े मेहनती थे, और बड़ी उन्हें वहां नोट उन्होंने ये किया कि वहां से ऑयल चोरी होता है, ऑयल फील्ड से, और चोरी होके वो रास्ते में क्रूड ऑयल बेच देते थे, और वो क्रूड ऑयल की बजाय पानी भर के रिफाइनरी में पहुंचा देते थे। क्योंकि एनएलसी की गाड़ियों पे जीएसक्यू का निशान लगा होता है, वर्दी में होते हैं, वो रिफाइनरी की जरूरत ही नहीं थी कि चेक करता, वो कहते जी खोले और पाइप डाल के आ जाते वापस। उसने कैलकुलेट किया तो पता चला 2 करोड़ की रोजाना ऑयल की चोरी हो रही है। उस मेजर साहब ने जाके रेड किया, उन्हें बंदे अरेस्ट किए इंटीरियर सिंध में जहां जहां उनकी गाड़ियां खड़ी होती थी, और सारे बंदे अरेस्ट करके उन्हें एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद वो जो ऑयल माफिया था, मेजर साहब को नहीं पता था ऑयल माफिया का कि कितना बड़ा, उस पर प्रेशर आया, उसने कहा मैंने एफआईआर दे दी है, इसमें जो एनएलसी के अफसर हैं उनके खिलाफ भी मैंने दे दिया है, जो जेसीयू पकड़े गए उनके खिलाफ भी दे दिए गए। तो इतने में डीजी एनएलसी थे मेजर जनरल जहीर, वो उन्होंने एनएलसी हेडक्वार्टर विजिट किया, उन्होंने कराची में उन्होंने बताया कि सर ये हो रहा है, यहाँ ऑयल चोरी हो रहा है रोजाना 2 करोड़ का, और ये जो गाड़ियां खरीदी गई है इसमें भी गलत इनवाइसेस दी गई हैं, हर गाड़ी में गवर्नमेंट को 20-20 लाख का नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करूंगा। तो कुछ दिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो उनको पता चला एक और उन्होंने कोई वहां जुर्म किया, तो उसको बताने के लिए वो फौरन पिंडी आए और डीजी एनएलसी को जाकर मिले कि सर ये एक नई कार्रवाई वहां पर हो गई है। डीजी एनएलसी ने देखा और उसने कहा कि साथ अपने अफसर को भेजा कि आप इसके साथ कराची जाओ, वहां से एविडेंस कलेक्ट करो, हम कार्रवाई करेंगे। वो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे और बाहर निकले तो वो जो 7 अफसर था उसने उसको अरेस्ट कर लिया, उसके सर के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड किया, उसे ब्लाइंड फोल्ड के उसको लापता कर दिया मेजर को, और नतीजतन मेजर साहब को ले जाके अपने उन्हें किसी सेल में डाला। उसको इतना टॉर्चर किया गया कि तुम्हें जब बता दिया गया था कि तुमने इस पे बस एफआईआर करा दिया, अब आराम करो, व्हाई यू वेंट टू द डीजी,
डीजी ने बंदे भेजे थे साथ, और उसमें उसको इतना टार्चर किया गया कि ही लॉस्ट हिज सेंसेस। और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में फिर जब उन्होंने देखा कि ये तो बंदा, पहले प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में दिखाया, उसने भी जवाब दे दिया कि ये तो मर जाएगा। उन्होंने जाके पीएनएस शिफा में उसे दाखिल कर दिया, वहां उन्होंने देखा कि क्रिटिकल कंडीशन में। और चंद दिन गुजरे, जब उसने थोड़ी सेंसेस गेन की तो उसने अपनी फैमिली को बताया कि जी मैं तो यहाँ पड़ा, उसकी बीवी वहां पहुंच गई। उसने फिर एक लेटर लिखा कि मेरे खामद के साथ ये क्यों हुआ है। तो आप हैरान होंगे कि कोर कमांडर कराची जो पार्ट था इस पूरी गेम का, उसने सीयूएमपी को कहा कि इसको जाके हॉस्पिटल से उठा लो। सीयूएमपी ने कहा कि सर वो हॉस्पिटल में दाखिल है, मैं कैसे उठा सकता हूँ। करण साहब कौन सा कोर कमांडर? ये एहसन सलीम अयाद साहब थे, वाइस चीफ जो बाद में बने। अब उन्होंने, अब सीयूएमपी बड़ा कानूनी आदमी था, उसने कहा जी मैं ऐसे तो नहीं उठाऊंगा, मुझे रिटर्न ऑर्डर है। तो कोर हेडक्वार्टर ने रिटर्न ऑर्डर दिया कि पिकअप दी अफसर, उसको वहां से रिसीव करो। वो गया वहां पे, उसने डॉक्टर ने एहतजाज किया, उसने कहा सर आप जो इसकी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो लिख कर दे दें, हम इसका खुद ट्रीटमेंट कराएंगे। वो हॉस्पिटल से फिर उठा कर ले गए और एमपी की किसी बैरक में जाके डाल दिया विदाउट एनी ट्रीटमेंट। जब वो दोबारा मरने वाला हो गया तो उन्होंने उसको कंसिडरिंग में डेड बॉडी बाहर फेंक दिया किसी जगह। और अल्टीमेटली वो जो सिपाही फेंकने गए थे ना, उनमें से किसी सिपाही ने दोबारा एनएलसी से रब्ता किया, वहां उसकी फैमिली का एड्रेस लिया, उसकी मिसेस को जाके बताया कि आपका मियां तो वहां पड़ा हुआ। वो फिर बेचारी आई, उठा कर ले गई और उठा के अपने गांव लोधरा चली गई। उसने वहां जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया और जब वो बेचारा रिकवर हुआ, अभी तक ही वह दिन शॉक। उसने कहा जी फौज फौरन रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे ही रिकवर हुआ, उसने फिर दोबारा आर्मी चीफ और अपने उसको खत लिखा एजी को कि जनाब मेरे साथ ये सलूक हुआ और मैं घर में मर रहा हूं। तो जनाब दोबारा एजेंसी एक्टिवेट हुई, लोधरा में उसके घर पे रेड किया, फादर इन लॉ के घर पे, उसको फिर उठा कर ले आए और फिर ला के किसी सेल में डाल दिया। वो फिर 6 महीने सेल में रहा। फिर एहसन सलीम अयाद साहब बाय दैट टाइम वाइस चीफ बन गए, उनको सारा केस पुटअप हुआ, साथ इंक्वायरी रिपोर्ट भी पुटअप हुए कि ये 8 अफसर हैं, जो और भी 8 अफसर, इन सबका कोर्ट मार्शल किया जाए। किसी का कोर्ट मार्शल न हुआ और और सलीम अयाद साहब ने अपने कलमों से लिख दिया कि अफसर शुड बी इमीडिएटली डिसमिस्ड। जबकि अफसर को तो आर्मी चीफ भी डिसमिस नहीं कर सकता, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए। डिसमिस कर दिया गया और डिसमिस करके उसको फिर घर भेज दिया गया। वो घर चला गया, ही लॉस्ट हिज सेंसेस। अब उसको कोई याददाश्त ही उसकी खत्म हो गई। 1.5-2 साल के ट्रीटमेंट के बाद जब उसने याददाश्त गेन की तो वो सरगोदा की सब्जी मंडी में सब्जी बेचता था बेचारा। मेरा उसने एक प्रोग्राम सुना अहमद मीर के साथ टीवी पे, जिसमें मैंने कहा इट इज अ माइंड सेट ऑफ अ जनरल। जब एक जर्नैल फैसला करता है तो बाकी जर्नैल फिर सारी जिंदगी उस फैसले को इंप्लीमेंट कराते रहते हैं, उस फैसले से पीछे नहीं हटते। जो फैसले मुशर्रफ कर गए, ये बाद में उसके सक्सेसर दे विल फॉलो द डिसीजंस ऑफ मुशर्रफ, चाहे सारे जहन्नम में चले जाएं, दे विल नेवर बॉदर दिस थिंग। तो उसने वो मेरा प्रोग्राम सुना, वो मेरे पास पिंडी आ गया और अपने मुझे उसने डॉक्यूमेंट सारे दिखाए। मैंने कहा तुम दोबारा कराची जाओ, लोग भूल चुके होंगे तुम, वहां से जाके पीएनएस शिफा से और एमपी की यूनिट से सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करो। वो सारा रिकॉर्ड लेकर आ गया। मैंने यहाँ 2015 में रिट दायर की और वो जस्टिस एक जस्टिस से उस जमाने में जस्टिस जफरुल्लाह खान खाकवानी साहब, वो 9 बजे सुबह आते थे, वो 9:30 बजे अंदर से कोर्ट से निकले, चैम्बर से। उन्हें पूरी मेरी पिटीशन पढ़ी और पढ़ के बड़े हैरान हुए कि दिस इज हैपनिंग सर्विंग अफसर के साथ, यार ये सलूक हो गया। मैं कहा सर डॉक्यूमेंट लगे हुए। उन्हें फौरन नोटिस जारी किया कि इनसे कमेंट्स मांगे कि तहरीरी जवाब जमा कराएं। आप अंदाजा लगाएं, जफरुल्लाह खाकवानी साहब को चंद महीने बाद नॉट कंफर्म करके घर भेज दिया गया। और इसलिए घर भेजा गया कि यार आपने क्या जरूरत थी आपको नोटिस जारी करने की, आप कह देते कि यार आप 3 साल बाद आप आए, मैं केस ही नहीं सुनता। आज 2023 हो चुका है, 8 साल हो चुके हैं, वो केस लगता है कोर्ट के अंदर, लेकिन ऊपर से क्योंकि चीफ जस्टिस बैठे हुए अमीर हुसैन भट्टी साहब, वो आर्मी का कोई केस हो तो इंस्ट्रक्शन आ जाती है जज साहबान को और जज साहबान मदद कर लेते हैं कि हम बाद में सुनेंगे इस केस को। 8 साल से वो अफसर जो है सर्विंग अफसर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, जिसको डिसमिस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की परमिशन चाहिए, उसको वाइस चीफ एहसन सलीम अयाद जो कि खुद मुल्जम था, क्योंकि 2 करोड़ में उनका भी हिस्सा होता था और मुशर्रफ साहब का भी हिस्सा था, क्योंकि मेजर जनरल जहीर को 5 साल के लिए एनएलसी का चेयरमैन लगाया गया। और मजे की बात है, मैंने इसके खिलाफ भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराई, इसको को भी लेटर लिखा, 1 मिनट सर, और चेयरमैन नैब को भी लिखा। इसकी इंक्वायरी हुई फिर, और ये इंक्वायरी की जनरल लोधी साहब ने, और लोधी ने रिकमेंड किया
दिया कि 4 जर्नैल जिम्मेदार हैं एनएलसी की करप्शन के, कार्रवाई होनी चाहिए, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, उनको बचा लिया गया। जी जनाब, ये थी वीडियो, एविडेंस सारा कुछ उसने यानी कि टेक्निकली सारा कुछ बताया कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि ना कुछ जज कर सका, ना वो जो मेजर था गरीब वो अभी तक अदालतों में धक्के खा रहा है। तो मुझे लगता है ना आइंदा इस पे कुछ होगा, क्योंकि पाकिस्तान में माफियाज हर किस्म के माफियाज हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कुछ यानी कि अल्लाह ताला इनसे बचाए। तो आप लोगों के सामने में वीडियो रख दी मैंने जी, अब आप इस पे कमेंट्स दे सकते हैं। दूसरा एक और अपना खुला खाता है जी मेरे पास, मैं आज वो बनाम जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम है जी, जो लिखा है जी, लिखने वाले ने ये डॉक्टर साहब हैं जनाबे वाला। जिस दिन आपकी तैनाती हुई तो सारी कौम ने सुख का सांस लिया कि एक गैर मुनक़िसम और गैर वाबस्ता जनरल ने आर्मी की भाग दौड़ संभाली है, और उस वक्त की पाकिस्तानी सियासत में एक ठहराव पैदा हो गया और अपनी ऐलान शुदा पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी फ़ौज सियासत से हटकर अपनी पेशा वाराना सलाहियतों में ज़्यादा नज़्म ज़ब्त पैदा करेगी। और जिस तरह हर सियासी जमात ने इन्हें गैर मुतनाज़ा सपा सलार तस्लीम किया है और अपनी अहलियत से हटकर पाकिस्तान के पहले हाफिज सिपा सलार भी हैं, तो मुल्क गोम गो की हालत से बाहर निकल आएगा और मुल्क में कानून और आइन की पासदारी यकीनी बना दी जाएगी। इसी पस मंज़र में मज़ीद गुजारिश है कि हम फ़ौज की अहमियत को बहुत बेहतर समझते हैं और महदूद वसाइल के बावजूद अपनी फ़ौज की कुर्बानियों का सिद्क़े दिल से इकरार भी करते हैं, मगर एक आम फहम में फ़ौजी अफसरान की सादा लोई को जानते हुए इस हकीकत को भी समझते हैं कि दुनिया में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जब भी मुस्बत सोच के साथ फ़ौजी अफसरान सियासतदानों के करीब हुए तो हमेशा सियासतदानों ने इस कुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अगर इस बात को समझ लिया जाए तो बहुत हद तक समझने का इम्कान होगा कि मौजूदा सूरत हाल में भी इसी का शाखसाना है। मफादात के हामिल सियासी रहनुमाओं ने ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी जिससे 9 मई के वाक़यात पेश आए। अगर मुल्क में कानून और आइन की पासदारी यकीनी होती तो आज हम सियासतदान, फ़ौज, अदलिया, अवाम की रेक्टेंगल में ना उलझे होते, बल्कि अवामी फलाह और मुल्की तरक्की में जुटे होते। ज़हन नशीन रहे कि सियासतदान हर अफसर को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपने मज़मूम मकासद हासिल करने के बाद ऑडियो वीडियो स्कैंडल में उलझा देते हैं। मौजूदा सूरत हाल में फ़ौज और अवाम के एक तबके में बदगुमानी की सी सूरत हाल पैदा की जा रही है जो किसी तो मुनासिब ना है और इसीलिए गैर मामूली हालात, गैर मामूली इक़दामात के मुतकाज़ी हैं। मुदमाना गुजारिश है कि मेरी मारूज़ात को गौर से परखा जाए और इन चंद सतूर का अवामी मूड जानकर अपनी इस्लामी तालीमात, बेहतरीन पेशावराना तरबियत और सलाहियतों को बुरोए कार लाते हुए मुल्की और अदालती तकरीम में इजाफ़े के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। सियासत दानों के मफादात को नज़रअंदाज करके पाकिस्तानी अवाम खा व किसी भी जमात से तल्लुक़ रखते हों इनकी जायदादों, कारोबारों और शख्सी आज़ादी की हिफाजत को यकीनी बनाई जाए, वरना मज़ीद बदगुमानी जन्म लेगी। मैं पाकिस्तान अदलिया, फ़ौज, पार्लिमान और सब बढ़कर पाकिस्तानी कौम के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। आपका मुखलिस डॉक्टर आमर अली ख़ान। जी, ये डॉक्टर आमर अली ख़ान साहब थे जी, उनकी भी मैंने तहरीर पढ़ ली। असल में चीज़ ये है जी, बात वही है कि ये जो तीन चार बंदे स्ट्रॉन्ग, और मैं स्पेशली 2 का नाम लूँगा इस टाइम जी। एक था आसिम मुनीर साहब आप, और दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदियाल साहब आप। अगर आप इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार अदा कर दें, और यही नहीं, मैंने तो आगे भी कहा था, जैसे देखें ऐसे ही कई जुडिशरी में भी काली भेड़े हैं। मैं सिर्फ फ़ौज में ही नहीं कह रहा, जब मैंने अभी जैसे एक वो वीडियो दिखाई आप लोगों को,
सबसे पहले रिफॉर्म्स आप लोग अपने इदारों में लेके आएँ और काली भेड़ों को पॉइंट आउट करें, ना सिर्फ पॉइंट आउट करें बल्कि उनको सज़ाएँ, करार वाकई सज़ाएँ दें, तो इंशाल्लाह जो है ना फिर पॉजिटिव जो है ना एक स्टेप उठ जाएगा। उसके बाद जो पॉजिटिव सियासतदान हैं, पॉजिटिव ब्यूरोक्रेट हैं या पॉजिटिव और जितना भी ये एक तबका है ना, उसे साथ मिलाएं और खुदारा पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ करें, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल आखिरी जो है ना आखिरी झटके पे खड़ा है। इसलिए अगर हम इसके लिए कोई संजीदा अब सोच ना रखी तो फिर अल्लाह खैर करे, आगे मैं कुछ नहीं कह सकता या मैं कहना नहीं चाहता। आप समझ तो गए ही होंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जो जाके ज़रूर कमेंट्स करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।